नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है इनफैक्ट। लेकिन भाषा क्या है? हिंदी तो ठीक है, लेकिन भाषा क्या है? सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जो बोलना नहीं जानता, छोटा बच्चा है बहुत, और तो फिर वो अपने विचारों को या अपनी जो भी डिमांड है या अपनी इच्छा है, अपनी जो भी बात है वो हम तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सी भाषा या क्या भाषा क्या है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार भाषा का भी भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भावों और विचारों का आदान प्रदान, हमारे अंदर जो भी विचार है मुझे आप तक, मेरे अंदर जो भी विचार है मुझे आप तक पहुंचाना है, आपके अंदर जो भी इच्छा है, डिमांड है, मुझ तक पहुंचाना है। तो किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं? केवल भाषा के माध्यम से। भाषा तो ठीक है, अब भाषा को सही तरीके से बोलने का साधन क्या है? हमको कैसे पता चला कि हमको किसी लड़के के लिए जाता है, खाता है, पीता है ऐसा बोलना है, किसी लड़की के लिए जाती है, खाती है, पीती है, इस तरह से बोलना है? किसने बताया? इसका ज्ञान हमको मिलता है हिंदी साहित्य के व्याकरण के खंड से। इस प्रकार व्याकरण किसे कहते हैं? वह विद्या या विधि जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते और समझते हैं। शुद्ध रूप का मतलब यह है कि लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम इन सब को लेकर एक सार्थक वाक्य, सार्थक शब्द, सार्थक बात बनती है, उसे कहते हैं भाषा का शुद्ध रूप। आप सब प्रैक्टिकली जानते हैं कि भाई लड़का खा रही है या मोहन खा रही है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, बट लेकिन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमको व्याकरण का ज्ञान है। तो इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के भी प्रकार होते हैं, कुछ अंग होते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद और चौथा होता है वाक्य। बहुत सारी किताबों में या आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा तो आपने व्याकरण के 3 ही अंग पढ़े होंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वो भी सही है, पर यहाँ मैं आपको पद भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे आगे की क्लासेस में इसका भी हमको वर्णन मिलेगा। शब्द और पद में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपको ज्यादातर किताबों में उसका वर्णन साथ में नहीं दिया जाता है। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर, लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप ए से जेड तक लेटर्स समझते हैं, उसी तरह हिंदी में अ से अ और क से ज्ञ तक को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर किसी भी भाषा का लिखित रूप है, एक। दूसरा, ये भाषा की इकाई है, ये है हिंदी भाषा की इकाई। वर्ण है हिंदी भाषा की इकाई। इकाई मतलब एक अक्षर, जिस तरह एक पूरी बॉडी, पूरा शरीर एक सेल से बनता है, एक कोशिका से बनता है, उसी तरह हमारी हिंदी भाषा वर्ण से बनती है। वर्ण का मौखिक रूप है ध्वनि या स्वर। ये जो अभी आप बोल रही हूँ या जो आप बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये ध्वन्यात्मक रूप है और ये लिखित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण का मौखिक रूप हो गया ध्वनि या स्वर और ध्वनि का लिखित रूप हो गया वर्ण। इस तरह के प्रश्न कभी कभी 1 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है या ध्वनि का या स्वर का लिखित रूप किसे कहते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। तो इसे कहते हैं वर्ण, जो कि भाषा की इकाई है। दूसरा जो व्याकरण का अंग है वो शब्द। आपको भी पता है कि कोई भी शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मुझे लिखना है कमल, तो मैं लिख दूंगी मलक। क्या ये शब्द है? वर्ण तो इसमें भी है, वर्णों का समूह इसमें भी, अक्षर इसमें भी, परंतु ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए वर्णों के क्रम या वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। कोई भी शब्द कहीं भी उठा के रख देने से, कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर कहीं भी उठा के रख देने से शब्द नहीं बनते। शब्द का मतलब कि सार्थक, जिसका कि अर्थ होना चाहिए।
उसी तरह व्याकरण का तीसरा जो अंग है वो है पद। पद जो है वो भी शब्द का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मोहन गाता है, मोहन गाता है, यहां पर मोहन एक शब्द है, लेकिन जब हमने इसको वाक्य में लिख दिया कि मोहन गाता है तो मोहन जो है वो पद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है। पद मतलब पदवी, एक परिचय, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मोहन सिर्फ केवल शब्द नहीं, यहाँ पर मोहन अब पद हो गया। कुल मिला के शब्द और पद में अंतर क्या हुआ कि शब्द जो है स्वतंत्र है और जब वो किसी वाक्य से उसका संबंध बन जाता है तो वहां पर हर शब्द को हम कहते हैं पद। बस इतना सा अंतर है शब्द और पद में। वाक्य के अंगों का चौथा जो अंग है वो है वाक्य। व्याकरण के अंगों का चौथा जो अंग है वो है वाक्य। जिस तरह शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, उसी तरह वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। और यहाँ पर फिर वही बात आती है कि कोई भी शब्द कहीं भी लगा देने से आपका वाक्य नहीं बनता है गाता मोहन, समझ में जरूर आ रहा है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। यहाँ पर हमको इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है, सारे शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना है। जो ये है मोहन गाता है, ये वाक्य है। कुल मिला के जहां सार्थक वर्ण होंगे, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा, शब्द का अर्थ होगा उसे शब्द, और जहां शब्दों का व्यवस्थित क्रम होगा उस वाक्य का अर्थ होगा वहां वाक्य। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भावों विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं और भाषा को बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह विधि या वह माध्यम जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, उसे हम कहेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंग हुए 4: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण भाषा की इकाई, मौखिक रूप, वर्ण का ध्वन्यात्मक या मौखिक लिखित रूप, वर्ण का ध्वन्यात्मक या मौखिक रूप ध्वनि या स्वर, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर। दूसरा शब्द, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन व्यवस्थित क्रम में रखे हुए समूह को शब्द कहते हैं। किसी भी वाक्य में यदि वो शब्द आ गया तो वो पद के रूप में बदल जाता है, उसका परिचय हो जाता है पद। और अंत में सारे शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्य, लेकिन व्यवस्थित क्रम में जमे हुए शब्दों को वाक्य कहा जाता है। मैं अपनी अगली क्लास में आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ।